पीएम नरेंद्र मोदी आज से अगले 3 दिन तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। आज प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के 1 दिन के दौरे के बाद शाम को लखनऊ लौट आएंगे, जहां वो झांसी और महोबा जाएंगे। मोदी झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर झांसी में चल रहे 3 दिवसीय झांसी जलसा उत्सव के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मोदी झांसी और महोबा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और अरबों की सौगात देंगे। बुंदेलखंड के दौरे के बाद आज शाम को ही पीएम लखनऊ रवाना हो जाएंगे, जहां वो अगले 2 दिन तक रहेंगे। मोदी 20-21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस का समापन करने के बाद वो लखनऊ से बांदा जाएंगे। पीएम के साथ यहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। बैठक में अमित शाह को ब्रज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। गोरखपुर और कानपुर के प्रभारी नड्डा खुद होंगे। बैठकों के जरिए हर बूथ को जीतने का मंत्र ये बड़े नेता बूथ अध्यक्षों को देंगे। बैठक में यूपी में पीएम और सीएम के चुनावी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फिर से आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से गृह मंत्रालय से पहले जत्थे में 50 लोगों को साथ ले जाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को छोड़कर अपने साथ कुछ करीबी कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवारों को लेकर करतारपुर कॉरिडोर पहुंच गए। इससे सिद्धू बेहद नाराज हो गए हैं और उनके समर्थक नेता भी चन्नी पर सवाल उठा रहे हैं। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे हैं, इसे 2 दिन में साफ नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने भरोसा दिया कि अगले चुनाव तक इसे साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। एलएसी के पश्चिम क्षेत्र में बने हालात को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई है। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस नतीजा बाहर नहीं निकला। दोनों पक्ष में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि अगले राउंड की बैठक जल्द ही की जाएगी। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में बने हालात का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्षों को जमीनी हालात सुधारने होंगे ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। पिछले महीने भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें राउंड की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया था। रक्षा मंत्री ने स्मारक को भारतीय सेना के संकल्प और अदम्य साहस का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह न केवल इतिहास के पन्नों में अमर है, बल्कि हमारे दिलों में भी धड़कता है। प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट में फार्मा इंडस्ट्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर ने जो दुनिया भर में भरोसा कायम किया है, उसी की वजह से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। किफायती कीमतों पर हाई क्वालिटी और क्वांटिटी के मेल ने दुनिया भर में भारतीय फार्मा सेक्टर का ध्यान खींचा है। 2014 के बाद से इस सेक्टर ने $12 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। मध्य प्रदेश में कॉमेडियन वीर दास शो नहीं कर सकेंगे। स्टैंड अप पर विवाद खड़ा होने के बाद राज्य सरकार दास के कार्यक्रम की इजाजत नहीं देगी। 13 नवंबर को अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान दास ने महिलाओं की सुरक्षा, कोविड-19, प्रदूषण और किसान के विरोध जैसे मुद्दों पर 2 भारत की तुलना की थी। 15 नवंबर को यूट्यूब चैनल पर कॉमेडियन ने मोनोलॉग का एक वीडियो क्लिप अपलोड किया। एक्ट्रेस हेमा मालिनी और लेखक प्रसून जोशी को इस साल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोनों को यह सम्मान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। हिमाचल के बिलासपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक से 534 पेटी देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस देसी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना बरमाणा में केस दर्ज करके ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
राजस्थान के सीकर में एक व्यापारी के रंगदारी न देने पर उस पर फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला उद्योग नगर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी इसी व्यापारी से रंगदारी मांगने के इल्जाम में जेल गया था, मगर जेल से बाहर आते ही इसने व्यापारी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी के साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद किया है। हरियाणा के सोनीपत में एक नाबालिग से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़के से 4 लोगों ने रेप किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के डूंगरपुर में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 48 के आरा पुलिस के पास हुआ। बताया जा रहा है कि उदयपुर से अहमदाबाद जा रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत बिछीवाड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। ब्रिटेन में बेहिसाब महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। यहाँ खाने पीने की चीजें पहले से ही महंगी थी, मगर अब रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में महंगाई दर एक दशक में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर 2011 के बाद पहली बार ब्रिटेन में इस कदर महंगाई हुई है। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस की बोट आमने सामने आने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। फिलीपींस की 2 सप्लाई बोट पर चीनी कोस्ट गार्ड के जहाजों ने वाटर कैनन से हमला किया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलीपींस की सरकार ने इस हरकत पर कड़ा एतराज जताया है। ताइवान की राष्ट्रपति ने 64 अपग्रेडेड F-16 विमानों को सेना को समर्पित किया। चीन के मद्देनजर ये सैन्य अपग्रेड काफी अहम माना जा रहा है। हाल के दिनों में चीनी एयरफोर्स के विमानों ने कई बार ताइवान की संप्रभुता का उल्लंघन किया। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के एयरपोर्ट पर कई इराकी शरणार्थी फंसे हुए हैं। पोलैंड के रास्ते यूरोपीय यूनियन के देशों में घुसने में नाकाम रहे शरणार्थी अपने देश लौट रहे हैं। इराकी विदेश मंत्रालय ने स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों को वापस लाने की तैयारी की है। बोलिविया की राजधानी ला पाज में सरकार के समर्थकों और विरोधियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। गलत तरीके से पैसे कमाने और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े बिल पर सरकार के समर्थकों से विपक्षी नेता भिड़ गए। हाल ही में यहां 9 दिनों तक लोगों ने बिल के विरोध में हड़ताल की थी। ग्रीस में स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर उतरे। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच तनख्वाह मिलने में देरी हो रही है। काम के बोझ और कर्मचारियों की कमी के चलते प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से जल्द नई भर्ती करने की अपील की है। बेल्जियम में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच यहां की सरकार ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने मास्क पहनने से लेकर वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया। 20 नवंबर से सभी रेस्टोरेंट और कैफे में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुनिया में एक बार फिर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1,04,702 नए मरीज सामने आए हैं। 1,416 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। ब्रिटेन रूस में भी 40,000 के करीब नए मरीजों की संख्या बनी हुई है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को गलत बताया है। वैक्सीन लगवाने के लिए आज़ादी देने की मांग की। इसके साथ ही नोवाक के ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पर भी असमंजस बना हुआ है। सर्बिया के इस टेनिस खिलाड़ी ने अभी तक अपना कोविड वैक्सीन स्टेटस नहीं बताया है। इटली के सिसिली शहर में जबरदस्त बाढ़ आई। सड़कों पर मिट्टी बहने से लेकर बाढ़ की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। घरों से लेकर लोगों की गाड़ियों तक को नुकसान पहुंचा है।